सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये पीटी का लेक्चर है। हालांकि कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ें टॉपिक होगा जो कि मेंस में भी काम आपका आ जाएगा, खास करके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें इसका कुछ कुछ यूजफुल हो सकता है। बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ उसका यूज होगा, तो लेकिन हाँ मेनली ये पीटी के पर्पज़ से ये वीडियो है। और अभी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो पीटी में क्वेश्चन पूछता है उसका सिलेबस की अगर बात या टॉपिक का बात किया जाए, कौन कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना चाहिए उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ सिलेबस या टॉपिक की बात है, सबसे पहला जो है आपका जो यूरोपीय कंपनी आती है बिहार, उसका क्या सीक्वेंस आने का वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है 1857 का जो रिवोल्ट यहाँ विद्रोह होता है उसका, उसमें कैसे कैसे बिहार का रोल है। तीसरा जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट है, जो जनजाति विद्रोह बिहार में होता है उसको आपको करना पड़ेगा। फोर्थ आपका इसमें जो भी पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन है उसको देखना पड़ेगा। पाँचवा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि 1885 मतलब कि कांग्रेस की स्थापना से लेके 1947 इंडिया के आज़ाद होने तक जो भी घटनाक्रम इस दौरान बिहार में होता है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, और भी कई सारे घटनाक्रम में बीच में छूट गया है। इन सारे का जो है टॉपिक जब आप करके जाएंगे तभी आपका इससे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपको पीटी में आराम से बन जाएगा। तो इस सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है बिहार का। तो इस पर आज जो है आपको ये 4 टॉपिक, यूरोपीय कंपनी का आगमन, 57 का विद्रोह, जनजाति विद्रोह और पीजेंट मूवमेंट, ये मैं कवर कर देता हूँ। फिर आने वाले 2-3 वीडियो में जो भी नेशनल मूवमेंट या कांग्रेस की स्थापना के बाद का जो भी बिहार में घटनाक्रम होता है उसको मैं डिटेल से वीडियो ला दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में 4 टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो इसमें एक चीज़ और है कि ये जो शॉर्ट में नोट्स अभी आपको सामने दिख रहा होगा, बाकी इसका जो डिटेल नोट्स हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। टाइपिंग हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा सलाह होगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी ले लीजिए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ आप उसको शॉर्ट में एक लिख लें, ये आपका नोट्स भी हो जाएगा। बाकी जो मैं पीडीएफ दूंगा तो वो तो आपके काम आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ एक छोटा सा अगर नोट्स हो जाएगा ना आपके पास हैंड रिटन खुद का, तो उसको रिविजन करने में आपको काफ़ी ईजी होगा। बाकी इच्छा आपकी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला जो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन या जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो बिहार में आती है, सबसे पहला कंपनी कौन है? पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगीज कंपनी है। और ये कब 620 में इन बिहार आती है और ये पहला कंपनी था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका, पहली कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो कि बिहार आई थी? ये है आपका पुर्तगाली। इसका मेनली पर्पज़ था ट्रेड या व्यापार करना ही। दूसरा जो है दूसरा जो नंबर की कंपनी वो डच है, ये 1632 ईस्वी में आती है और इसने अपना जो फैक्ट्री खोला ये जो पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में, मतलब नॉर्थन बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज में। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। पटना कॉलेज के उत्तरी भवन पर जो है ये अपना फैक्ट्री खोला और ये मेनली जो है सोडा का व्यापार ये कंपनी करती थी। और सोडा के व्यापारी से बिहार का एक नोनिया जो ट्राइबल्स है ये जुड़ा हुआ था। बाद में इन ट्राइबल्स लोगों ने एक नोनिया विद्रोह भी किया, उसको हम उस ट्राइबल्स के मूवमेंट में देखेंगे। इसको आप फैक्ट याद रखिएगा। और देखिए, जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ हो सकता है कि वो आपसे बीपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ ले, इसलिए तो वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी चीज़ें मैं बोला उसको याद रखिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ। तीसरे नंबर का जो कंपनी जो बिहार आती है उसका नाम है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कह सकते हैं। ये 651 में, हालांकि इसके पहले भी 620-21 में ये कंपनी यहाँ आने की कोशिश की थी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ये भी थोड़ा सा आप एक फैक्चुअल बात याद रखिएगा। 620 ईस्वी में आलमगंज पटना में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया गया था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सफल नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद एक पीटर मुंडी नाम का एक ट्रेवलर्स बिहार आता है जो कि इंग्लैंड का ही है। पीटर मुंडी भी याद रखिएगा, ये यात्री है पीटर मुंडी, ठीक है। पीटर मुंडी आया और यहाँ पे जो है ना फैक्ट्री खोलने का जो है ना प्रयास किया। तो गुलजार बाग, ये ध्यान रखिएगा, गुलजार बाग पटना में जो है यहाँ पे पहला जो है ना फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने खोला। और ये समय काल ये कब है? 1651 का काल है, ठीक ना। बाद में जॉब चार्नॉक जो इस फैक्ट्री का मुखिया हेड
बना था। और अभी जो है बाद में ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। आगे देखिए घटनाक्रम, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड व्यापार करेगी, लेकिन इसी समय घटनाक्रम इतना तेज़ी से बदलता है कि ये कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से ये यहाँ पे जो है एक युद्ध के कगार पर पहुँच जाती है। तो आपको ये डेट याद रखिएगा 1757, ओके 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें कि आपको पता है कि इसमें ब्रिटिश की विजय जीत होती है। बाकी जब मैं नेशनल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसमें काफ़ी डिटेल्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बिहार का तो इसमें उतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी जब ये युद्ध हो जाता है तो फिर जो है आगे जाके मीर कासिम को, जब पहले तो मिर्जाफर बनता है, लेकिन जब मीर कासिम जब नवाब बनता है बंगाल का, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मीर कासिम को लेकर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है पीटी को लेके, कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, मुंगेर। ये कब की बात है, 1760 की बात है। पहले बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब अंग्रेज ने बनाया था, लेकिन बाद में मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम ने यहाँ बंदूक फैक्ट्री या गन फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश किया या यहाँ पे बनाया, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर आगे जाके जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी तनाव हो जाता है काफ़ी चीज़ों को लेके। तो एक युद्ध याद रखिएगा, इसको कहा गया उदवा नाला का युद्ध। ये जो है ना मीर कासिम और आपका ब्रिटिश के बीच होता है, और ये ईयर याद रखिएगा 2 सितंबर 1764 के बीच में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कैसे पूछे, अगर मान लीजिए क्रम लगाने दे देगा कि बैटल ऑफ प्लासी दे देगा आपको, फिर आपको देगा क्या बक्सर का युद्ध, और देगा क्या उदवा नाला का युद्ध, क्रम फजाना देगा। तो आप देखिए बीच में है, ये 1763 में हो रहा है, मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में। तो इसमें ब्रिटिश की क्या हुई थी, विजय हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको पता है कि आगे जो है 22 अक्टूबर को 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें कि अंग्रेज की तरफ से कौन सेनापति थे, हेक्टर मुंडो। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। बाकी इसमें तीन जो थे, एक तो शाह आलम द्वितीय मुगल एम्पायर के बादशाह, फिर मीर कासिम, और ये फुजा उदेला अवध के नवाब। तो ये जो है आप इसको तीनों की इसमें हार हो जाती है, और हारने के बाद जो है ना आपका इस पूरे इलाके में अब ब्रिटिश का क्या हो जाएगा, कब्जा। इसके बाद जो है 2 ट्रीटी होता है, एक इलाहाबाद में जो 12 अगस्त 1765 का जो ट्रीटी होता है, इसमें जो है ना दीवानी प्राप्त हो जाता है ब्रिटिश को, कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। अब बिहार जो है ना किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिश के कब्जे में आ गया, जहाँ से इसको दीवानी प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। जब दीवानी का अधिकार इसको मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो सिताब राय, ध्यान रखिएगा, सिताब राय को जो है राजा सिताब राय को यहाँ का रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बनाया, नायाब दीवान। ये भी बीपीएससी शायद एक बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। आगे जो है इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा जो 1770 में, ये भी शायद क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। 1770 में जो है ना भीषण अकाल पड़ा था, कहाँ, बिहार में। ये आप कहीं याद रख लीजिएगा, 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक लगान परिषद का गठन किया गया था बिहार में, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। ये भी याद रखिएगा कि मैचिंग में पूछा था, 1770 में अंग्रेजों ने गठन किया था, ठीक। फिर जो लगातार इसमें अकाल पड़ रहा था, तो एक बार फिर 1783 में बिहार में अकाल पड़ा। तो इसको देखते हुए पटना में गोलघर की स्थापना किया गया, कब, 1786 में जॉन गास्टिन ने इसको बनाया है। ये भी अगर पूछेगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, सब चीज़ें फैक्ट है। तो ये यहाँ तक जो है ना आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का है। बाकी आगे जब 1885 के बाद जब इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें कंपनी को या ब्रिटिश के इतिहास को हम लोग देखेंगे। अगला चौथा नंबर का जो कंपनी है उसका नाम है फ्रांसीसी, 1734 में कंपनी आती है। बाकी इसका ज़्यादा कोई बिहार में नहीं था एक्टिविटी। और अंतिम में डेनिश, इसका भी कोई बड़ा जो है यहाँ पे रोल नहीं है। हाँ, बस एक क्रम याद रखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जो 5 कंपनी बिहार आती है, जिसमें कि आपका सबसे पहला पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, ब्रिटिश हो गया तीसरे नंबर पे, 4th नंबर पे आपका फ्रांसीसी है, और 5वें पे आपका डेनिश है। ये क्रम अच्छे से याद रख लीजिएगा तो आपका ये काफ़ी काम देगा। तो ये तो हो गया ब्रिटिश कंपनी का आगमन कैसे कैसे। और एक और ध्यान रखिएगा कि जो फ्रांसीसी कंपनी था फाइनली ये 1760 में ये पूछ चुका है, यूपीएससी को फन पूछ चुका है, बांडीवास की लड़ाई में जो है फ्रांसीसी कंपनी का भी अपना चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है अगर जो लिंकेज अगर टाइम के अकॉर्डिंग किया जाए, इसके बाद बिहार में एक वहाबी मूवमेंट जो कि मुसलमानों का एक मूवमेंट था, ये इसको स्टार्ट किए थे सैयद अहमद बरेलवी,
ठीक है, यूपी के थे ये, बरेली के। तो उन्होंने जो है ये वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया था। वहाबी मूवमेंट का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो इनके समुदाय या इनके कम्युनिटी में जो भी बुराइयां थी या एक तरह का सकता है कि ब्रिटिश के खिलाफ भी ये मूवमेंट था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें इसका ना क्वेश्चन पूछा कि वहाबी मूवमेंट का ईपी सेंटर या सेंटर कहाँ था, ये आपका पटना में था। ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। और लगभग 1822 से लेकर 1868 के बीच में सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट कहाँ था, पटना में था। इसके कुछ जो इनके डेथ के बाद कुछ इनके शिष्य का नाम ध्यान रखिएगा। एक तो बिलायत अली, यही मेन थे, मतलब कि जो डोमिनेंट जो इसके जो लीडर थे उनका नाम था बिलायत अली। और भी थे शाह मोहम्मद हुसैन, इनायत अली और एक फरहत हुसैन। तो मेनली आप इसमें याद रखिए कि इसके कौन नेता थे। ठीक, बाकी और भी ये लोग थे, एक दूसरे के सब शिष्य थे। बाकी इनका जो वहाबी मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल ना 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है पटना के आसपास के इलाकों में। तो अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड बना क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा। हाँ, लेकिन 1875 के बाद इसके कई फाइल नेता को या तो जेल में बंद कर दिया गया, कुछ को फांसी दे दिया गया, जिससे ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे आगे जाके ये खत्म हो गया था। अब यहाँ पे लिंक अगर क्या जाए 1857 का रिवोल्ट आता है। आपको पता है कि ये सबसे पहले देखिए इसका जो 57 की क्रांति का कारण या परिणाम ये तो मेंस का हो गया। तो बाकी आप लोग इसका क्या कारण है, ऑब्वियसली अगर बात देखा जाए बेसिक की 1600 ईस्वी में मोटा मोटी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, ठीक ना। 1600 से लेके 1757 तक समझिए कि मोटा मोटी मैंने ट्रेड पर ध्यान दे रही है। लेकिन 1757 के प्लासी विजय के बाद से इसका जो भारत पर जो है ना एक तरह से विजय स्टार्ट शुरू हो जाता है। और जो विजय पूरा कब होता है, ये 1856 या 57 तक पूरा भारत को ये एक तरह से जीत लेता है। और भारत को जीतने के क्रम में इसका कई तरह की चीज़ें होता है। एक तो डायरेक्ट युद्ध से कई राज्यों को जीतता है, कई तरह की पॉलिसी जैसे कि सहायक संधि है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इन सब के जरिए जो कहीं ना कहीं 100 साल के अंदर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया पर जो है ना एक तरह से अपना कब्जा जमा ली। अब इन 100 वर्षों में हमारे देश के चाहे किसान हो, मजदूर हो या जितने भी राजे रजवाड़े, सबको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनके पास काफ़ी शोषण हुआ, टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा था। इन सब के खिलाफ ही 1857 का रिवोल्ट होता है 1857 में। और इसकी शुरुआत हालांकि आपको पता है कि बैरकपुर बंगाल में शुरू होता है, मार्च अप्रैल के महीने में मंगल पांडे करते हैं। लेकिन तुरंत ही ये ना मेरठ पहुंचता है, जहाँ कि 9 और 10 मई को यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है। तो ये तो नेशनल लेवल पे है कि मेरठ में से शुरू होता है, फिर बहुत जल्दी ही कानपुर, लखनऊ जैसे होते हुए फिर ये आपका बिहार इस मूवमेंट का ज्वाला पहुंच जाती है। तो स्टार्टिंग अगर देखा जाएगा जब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत जो है ना 12 जून, ये डेट याद रखिएगा, 12 जून 1857 को कहाँ, देवघर, ये भी झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है, एक रोहनी गांव से शुरू हुआ। और वहाँ 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह का झंडा यहाँ क्या किया, उठाया। तो ये स्टार्टिंग अगर ये आप याद रहेगा तो हाँ, हालांकि ये मेंस में भी आपको लिखने में काम आएगा। फिर आगे ये जो मूवमेंट जो इसका जो गतिविधि है बिहार में, तुरंत आपका 3 जुलाई को कहाँ पहुँचता है, पटना। और पटना में एक बुक फेयर का नाम था पीर अली, यहाँ पे छूट गया, नाम लिख लीजिएगा, पीर अली, वो एक बुक बेचते थे। इन्होंने जो है ना इस पटना में नेतृत्व किया। और इस समय पटना के कमिश्नर का नाम था विलियम टेलर, ये भी कहीं लिख लीजिएगा, विलियम टेलर जो है ना पटना के कमिश्नर का यहाँ पे नाम था। तो 3 जुलाई को मेनली पीर अली और इनके कई साथियों ने जो है ना पटना में विद्रोह किया। लेकिन बहुत जल्द ही इन लोगों को भी जुलाई के महीने में ही, लास्ट जुलाई में इन लोगों को सबको फांसी दे दिया गया। फिर आगे क्या हुआ कि 25 जुलाई को अब ये मूवमेंट जो है ना दानापुर रेजिमेंट में जितने भी सैनिक थे, यहाँ पे 7, 8 और 40 इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे, ये विद्रोह का झंडा उठा लिए। और चूँकि इनको भी जैसे देखिए वहाँ पे मेरठ के सैनिक कहाँ आ गए, मुगल बादशाह के पास आ गए थे सुबह सुबह कि आप मेरा नेता बन जाइए। सेम टू सेम यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि दानापुर के जो सैनिक हैं ये इस समय इस इलाके में जो सबसे बड़े जो अगर जमींदार या राजा कहा है तो वीर कुंवर सिंह ही थे। तो वीर कुंवर सिंह को अपना इन्होंने क्या बना दिया, नेता इन्होंने घोषित कर दिया। और यहाँ तक कि वीर कुंवर सिंह नेतृत्व भी संभाले थे, अच्छी बात ये था इस समय। तो अगर कभी मेंस में ये सब आप लिखने का है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी अगर स्टेटमेंट बेस्ड को आएगा तो इसको भी वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों का ये नेतृत्व प्रदान कौन कर रहे हैं, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का चूँकि नाम आया तो इसमें कुछ इनका कुछ फैक्चुअल चीज़ आप एक बार देख लीजिए। देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे ये एक्चुअली में जो है
उज्जैन, इनके जो पूर्वज थे उज्जैन से आके यहाँ बसे हुए थे, ठीक ना। और इनका जो वंशज ने परमार राजपूत, ये अपने आप को कहते थे परमार राजपूत। ये गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है, मैं वहीं से इसको किया हूँ, ठीक ना। तो परमार राजपूत थे। इनका जन्म जो लेकिन भोजपुर जगदीशपुर में हुआ था, किनका, वीर कुंवर सिंह का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1777। ये देखिए इतिहास में कुछ कुछ हमको ईयर्स याद रखेंगे, ताकि क्या होता है और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको थोड़ा सा वहाँ पे इजी होता है, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है इनके पापा का, इनके पिताजी का नाम जो था साहबजादा सिंह था, ये भी आप कहीं पे लिख लीजिएगा, साहबजादा सिंह, ठीक ना। उसके बाद इनका छोटे भाई का नाम था अमर सिंह, जो कि जब ये आरा जब छोड़ दिए तो उसके बाद अमर सिंह ही जो है ना आरा में इनका इस रिवोल्ट का नेतृत्व प्रदान किए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनका आरा पे कब्जा हो गया, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनी आरा में, ठीक ना। ये भी समांतर सरकार बनी, आरा में इन्होंने बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 अगस्त को क्या होगा, एक और चीज़ यहाँ होगा, उसको थोड़ा ध्यान में देख लीजिए। 3 अगस्त को जो है होता है बीबीगंज में लड़ाई, बैटल ऑफ बीबीगंज, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 3 अगस्त को होता है। इसमें जो है ना अंग्रेज का सेनापति का नाम है मेजर विसेंट आयर इसके बीच और वीर कुंवर सिंह के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, ये विसेंट आयर जीत गया, ठीक ना। तो अभी जब वीर कुंवर सिंह की जब स्थिति खराब होने लगी, तो ये जो है ना यहाँ से अब निकल पड़े आरा से, और कहाँ पहुँच गए, सासाराम। कहाँ पहुँच गए, सासाराम। फिर सासाराम होते हुए फिर वहाँ वो रामगढ़ बटालियन के सैनिकों का ये मदद किए, कौन, वीर कुंवर सिंह। फिर ये मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, बांदा होते हुए, वहाँ बांदा में तात्या टोपे से ये मिलने का प्रयास किए, ठीक है, बांदा में। फिर कहाँ गए, लखनऊ गए, लखनऊ से फिर ये कहाँ गए, कानपुर गए, और कानपुर में नाना साहब को जो है ये मदद की, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अब कानपुर के बाद ये रिटर्न होना शुरू हो गए, ठीक ना। तब फिर कहाँ, आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर आए, गाजीपुर होते गंगा नदी पार किए, और फिर कहाँ पहुँचे, आरा पहुँचे, जहाँ इनकी 26 अप्रैल को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनका जो अगर स्टेटमेंट बेस बना के क्वेश्चन पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह का जो क्षेत्र या जो इनकी जो गतिविधियाँ थी बिहार के बाहर भी थी, ऑब्वियसली बात बिहार के बाहर भी थे, आप ऐसे करके ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको। और ये कई युद्ध किए, लगभग 15 लड़ाई लड़े, और कभी भी जिंदा ये नहीं पकड़े गए वीर कुंवर सिंह, मतलब कि ऐसा है, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी ये वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ कुछ फैक्ट हो गया, जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसमें काम आ जाएगा। फिर जब वीर कुंवर सिंह जब नेशनल लेवल पे मूवमेंट को शुरू करने चले गए कानपुर लखनऊ, तो अमर सिंह इनका छोटा भाई था, वो यहाँ पे समांतर सरकार को स्थापित किया, और हेड इस गवर्नमेंट का किसको बनाया, एक इनका भतीजा का नाम था हरी सिंह, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका, हरी सिंह को जो है ना इस सरकार का हेड या मुखिया बनाया, ठीक ना। बाद में अमर सिंह की मृत्यु गोरखपुर के जेल में हो जाती है, ये 1860 में, और बाकी इन लोग को तो फांसी अंग्रेज दे देता है। और फाइनली वही 26 अप्रैल 1885 को वीर कुंवर सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सब आप यहाँ पे ध्यान रखें। बाकी अमर सिंह की जो मृत्यु गोरखपुर जेल में होती है, और इनको जो है ना डायरिया नाम का बीमारी था। और अगर डेट याद रखना है तो 5 फरवरी 1860 को इनका जो है ना आपका पूरा इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी जब ये विद्रोह ख़त्म हो गया, तो कई नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो हरी सिंह को तो फांसी ही हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी और भी कई बिहार में जो नेता को फांसी या विद्रोह में भाग लिए, उसका कुछ नाम याद रख लीजिएगा। देखिए पलामू, जो झारखंड में वर्तमान में, पलामू में 2 नेता का नाम याद है, विप्लव शाही और पीताम्बर शाही। विप्लव शाही और पीताम्बर शाही, ये 2 यहाँ भाग ले रहे थे। फिर सिंहभूम की तरफ जो है राजा अर्जुन सिंह थे इस मूवमेंट में, जो हम लोग मतलब कि सिपाहियों का साथ दे रहे थे। गया में खुशहाल सिंह थे, अगर ये कभी मैचिंग आ जाए तो ध्यान रखिए, गया में कौन है, खुशहाल सिंह नाम के जो है ना व्यक्ति यहाँ पे ये लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी 1857 के विद्रोह का अगर जहाँ विस्तार से बिहार में देखा जाए, तो अभी आपने देखा कि ये यहाँ झारखंड है, झारखंड से शुरू हुआ, फिर यहाँ पटना पहुँच रहा है, फिर आरा पहुँच रहा है, फिर इधर मुजफ्फरपुर के इलाके में गया, फिर कुछ भागलपुर में भी, फिर इधर झारखंड में भी पलामू सब में गया। हाँ, लेकिन कुछ कुछ इलाका नहीं गया, लेकिन हाँ बिहार के मैक्सिमम मतलब मिडिल
बिहार देखा जाए, साउथ बिहार देखा जाए और नॉर्थ बिहार में भी ये फैला, लेकिन हाँ पूरे बिहार में नहीं पहुंचा। अगर स्टेटमेंट बना के ये पूछेगा क्या 1857 रिवोल्ट पूरे बिहार में फैला, नहीं पूरे बिहार में नहीं फैला था। हाँ कुछ क्षेत्र, अगर एक टप लगाएगा कुछ क्षेत्रों में, हाँ कुछ क्षेत्रों में फैला, जैसे गया था, मुजफ्फरपुर था, भागलपुर था, आरा था, पटना था, गया मुंगेर सब में नहीं था ये, ठीक ना। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। ये 1857 में जो भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस इतना अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो और चीज़ें आपका क्लियर इसमें हो जाएगा। अगला आप जो ट्राइबल्स मूवमेंट जितना भी उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स मूवमेंट भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के खिलाफ ही शुरू हुआ। और इसमें ध्यान रखिएगा जैसे 1757 का प्लासी विजय हुआ तो अंग्रेज अब धीरे धीरे जंगलों की ओर आना शुरू कर दिए, और जैसे जंगल ये पहुँचे तो जो ट्राइबल्स जनजाति अपने जल जंगल ज़मीन पे जब कब्जा होना शुरू हो गया तो ये भी विद्रोह करना तुरंत ही शुरू कर देते हैं। तो कई आप देखिएगा कि 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में और यहाँ तक कि 20th सेंचुरी में ये लगभग 200 वर्ष तक लगातार जो है ना मतलब कि समय समय पर ट्राइबल्स लोगों का मूवमेंट पूरे देश में होता ही रहता है। जब नेशनल लेवल का मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे काफ़ी लोकेशन वाइज पढ़ा दूंगा, जो मान लीजिए पश्चिमी भारत में जो होता है, फिर नॉर्थ में जो होता है, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी ट्राइबल्स में तो उसको कर लेंगे, या नहीं तो 18th सेंचुरी में जितना हुआ, 19 में जितना हुआ और 20th सेंचुरी में जितना हुआ वो सब भी मैं वहाँ पे करा दूंगा। तो अभी चूँकि बिहार का मैं बात करूँ, बिहार का मैं देख लेता हूँ। देखिए सबसे पहला नोनिया विद्रोह, ये जो सोरा व्यापारी से लोग जुड़े हुए थे, तो ये इसका डेट याद रखिएगा। लगभग ये देखिए जो भी मूवमेंट है इसका कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है, शुरू कब हुआ फिर ख़त्म कर, लेकिन हाँ एक एवरेज अगर आप याद रखें हाँ इस समय हुआ तो आपका जो है ना क्वेश्चन अगर क्रम लगाने आएगा तो वहाँ पर आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये इसका ईयर, इनका जो एरिया क्षेत्र था कहाँ पे था, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और कहाँ था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगला जो है आपका तमार है। तमार का देखिए ये मोटा मोटी जो इस समय काल ये याद रखिए। हाँ इसका जो एरिया कौन था, छोटा नागपुर पठार था, और इसमें जो है ये उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। और देखिए जितना भी ट्राइबल्स मूवमेंट आपका होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण तो वही है, जो जिस तरह से शोषण किया गया, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो वही चीज़ है, वो तो मेंस का चीज़ है, इसलिए मैं उसी को यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। बाकी चेरो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ये इसका देखिए मोटा मोटी अगर इसका देखा जाए 1800 है, लेकिन हाँ 1800 से लेके 1801-2 तक ये चला था। और ये छोटा नागपुर CNP मतलब छोटा नागपुर पठार है, और इसके नेता नाम कई बार पूछ चुका है, नाम है भूषण सिंह, ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप बाकी इसमें इसको ध्यान रखिएगा। देन कोल विद्रोह, अब देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि 18th सेंचुरी के प्रमुख ट्राइबल्स मूवमेंट का वर्णन करें तो आप मेंस में भी आपको काम आ जाएगा, इसलिए ये सब फैक्टो चीज़ आपको याद होना चाहिए। फिर कोल में ये लगभग 1831 से लेकर 32 के समय काल में होता है, ये भी इसका एरिया छोटा पठार है। और बुद्धो भगत, इसमें और भी 2-3 लोग थे, जैसे कि एक आप बिंद राय थे, सिंह राय थे, एक फुरगा मुंडा थे, और भी नेता थे इसमें, वो भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। एक इनमें बिंद राय थे, फिर इसमें सिंह राय थे, और एक इसमें सुरगा मुंडा थे, ये इनके और भी 3 नेता थे। लेकिन मेनली आपको बीपीएससी भी पूछा है तो बुद्धो भगत आप इसमें टिक कर सकते हैं। देन भूमिज एक विद्रोह है, ये 1832 के आसपास होता है, इसमें सिंहभूम इसका इलाका था और गंगा नारायण के क्या थे, नेता थे, ठीक ना। फिर संथाल विद्रोह, देखिए संथाल विद्रोह का मेनली जो कॉन्सेप्ट यही है कि 1855 में ये विद्रोह होता है, ठीक ना। इसमें ये जो स्टार्टिंग कब हुआ, 30 जून 1855 को। तो ये याद रखिएगा डेट, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट है, तो इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट है, हालांकि मैं इसको अलग से डिटेल में क्योंकि ये बड़ा विद्रोह मैं अलग से करूँगा। तो इस दिन जो है ना भोगनाडीह, ध्यान रखिएगा कौन सा जगह का नाम है, गांव का नाम भोगनाडीह में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक ना। 4 नेता थे इसमें, लेकिन मेनली आपको सिद्धो, ठीक ना, सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव, ये लोग 4 थे, ये चारों नेता, लेकिन मेनली इसमें सिद्धो का जो है ना इसमें मेन रोल है। ये जो संथाल का इलाका है इसको दामने कोह भी कहा जाता है, दामने कोह, ये बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, इस इलाके को क्या कहते थे, दामने को। और इसका जो विस्तार क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी से लेकर भागलपुर के इलाके में था, ये मेंस में भी हमको पढ़ना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है जो बड़ा जो विद्रोह एक, हाँ सरदारी, ये देखिए इसका याद रखिएगा, ये 1860 में होता है, ठीक ना। ये इसका रांची सिंहभूम का विस्तार क्षेत्र था। इसमें 2 जनजाति, अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा ट्राइबल जहाँ 2 जनजाति मिलकर लड़ रहे हैं, मुंडा और उराव दोनों, ये कौन सा है, सरदारी है, ठीक ना। यही सरदारी रिवोल्ट बाद में जो है ना खारवार में बदल गया, और इसके नेता कौन थे, भागरथ मांझी, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, भागरथ मांझी। और एक और है साफाहोर, ये भी इसी समय के आसपास का है, और इसमें राजमहल की पहाड़ी के आसपास ये होता है। इसमें लाल हेब्रम नाम के जो है ना
एक नेता थे। और इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस का जिस तरह सेना गठन किए थे उन्होंने, उसी के तर्ज पे एक दल बनाया था, नाम था द्वारक दल। ये याद रखिएगा। ये जो साफाहोर विद्रोह के जो नेता लाल हेब्रम थे, जो इंडियन नेशनल जो आर्मी के ही तर्ज पे जो है ना द्वारक दल एक बनाया था इन्होंने। तो ये भी हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। इसमें एक फैक्ट और आप इसमें जोड़ लीजिएगा कि जो लाल हेब्रम जो है 1945 में गांधी जी, महात्मा गांधी जी के कहने पर जो ये आत्मसमर्पण कर दिए थे, ठीक ना। और ये चूँकि मेनली जो साफाहोर ये संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ क्या था, विद्रोह था। बाकी इसमें मुंडा जो विद्रोह होता है, हालांकि ये तो कई चरणों में होता है, लेकिन हाँ इसका मेनली जो टाइम है 1899 से लेके 1900 के बीच में बिरसा मुंडा जो इसके जो है नेता थे, ये इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ताना भगत मूवमेंट है, ये 1914 में हुआ। ये उरांव जनजाति से बिलोंग ये मूवमेंट है, और ताना भगत इसके क्या थे, नेता या लीडर थे। तो इतना अगर आप ट्रैवल्स में देख लेंगे तो आराम से आपका चीज़ें हो जाएगा। ताना भगत में जो है कुछ और अगर फैक्ट अगर आपको अगर याद रखना है, देखिए ये जो ताना भगत थे ये गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे, ठीक ना। तो इनका जो भी मूवमेंट था गांधी आधारित ही था। गांधी जी का जो थ्योरी था जैसे कि खादी का प्रचार करना, ये सब था। और ये नेशनल मूवमेंट में इनकी जो है ना भागीदारी रही थी। इतना आप इसमें जोड़ लीजिएगा। बाकी देखिए मुंडा विद्रोह में अगर कुछ और अगर फैक्ट इसमें अगर आपको जोड़ना चाहते हैं, इसको ना उल गुलान भी कहा जाता है। उल गुलान, ये ध्यान रखिएगा, उल गुलान मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक ना। फिर जो एक आपको ध्यान रखिएगा हुल, आप देख लीजिए हुल किसको कहा जाता है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हुल विद्रोह कौन जाना था, मैं पढ़ा दिया हूँ लेकिन आप इसको बार देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मुंडा का ध्यान रखिएगा कि जो उल गुलान भी कहा जाता है, ठीक। और बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा 15 नवंबर, क्योंकि जनजाति दिवस सरकार ने इस दिन घोषित किया। 15 नवंबर 1875 को जो है ना हुआ था, मतलब कि महात्मा गांधी के जन्म के बाद ही इनका जन्म हुआ था। ये सब लिंक बैठा लीजिए, ठीक है। क्या क्या होता है ना कि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। इनके जो गुरु का नाम था, वो गुरु का नाम याद रख लीजिएगा, आनंद पांडे। ये आनंद पांडे, ये आपको मेंस में लिखना पड़ता है कि बिरसा मुंडा कैसे एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। स्टार्टिंग में इनका जो है ना ईसाई धर्म अपना लिया था, ये ध्यान में। बाद में जो है जब लगा कि नहीं ये लोग परेशान कर रहे, तो इन्होंने अपना धर्म जो है अपना बदल लिया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहली बार जब ये बिरसा मुंडा जब विद्रोह शुरू किए थे अपने लोगों को इकट्ठा करके, 1895 में इसको अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करके जब हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, ठीक। उसके बाद जब फिर ये जब रिहा हुए तब ये मूवमेंट शुरू किए। और इनके जो बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ मेनली ये 25 दिसंबर को हुआ था फाइनली, और 1889 को, ये क्रिसमस के दिन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसका विस्तार क्षेत्र वही रांची खूंटी के इलाके में जो ना हुआ था। बाद में जो है जो इनकी जो मृत्यु जो है हैजा से ही हो गई थी, जेल में ही बिरसा मुंडा की, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तो ट्राइबल्स मूवमेंट सारा हो गया। तो अब जो है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बचा पीजेंट मूवमेंट। अब देखिए किसान विद्रोह जो है यहाँ भी अगर देखिएगा तो एक तो 19वीं सेंचुरी में कुछ 20वीं सेंचुरी मूवमेंट होता है। तो 19वीं सेंचुरी के जो भी मूवमेंट था किसान या पीजेंट, वो छोटे लेवल के थे, उसके उद्देश्य छोटे थे। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी जो भी मूवमेंट होता है, खास करके जो गांधी जी या पटेल जी या नेहरू जी के नेतृत्व, वो नेशनल लेवल का बन जाता है। और 20वीं सेंचुरी का जो भी पीजेंट मूवमेंट होता है वो नेशनल मूवमेंट से जुड़ जाता है, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाता है। नेचर में थोड़ा सा बदलाव होता है। अगर स्टेटमेंट पे इसको फन पूछेगा कि 19वीं सेंचुरी का जो भी किसान मूवमेंट है वो स्थानीय स्तर के थे, तो बात सही है। लेकिन हाँ 20वीं शताब्दी का जब आइएगा तो यहाँ पे जैसे चंपारण है या जो वो भी है, तो ये नेशनल लेवल के मूवमेंट ये बन गया था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो चंपारण सत्याग्रह, सबसे जो बड़ा बिहार में जो किसान मूवमेंट होता है, यहाँ पे तिनकठिया पद्धति था, आप लोग को पता था। देखिए बिहार यहाँ पे एक सिस्टम समझ लीजिए क्या था। एक ना जो अंग्रेज जो नील की खेती कराते थे, एक ना जिरात नाम का सिस्टम था। जिरात मतलब ये था कि जो अंग्रेज लोग खुद के ज़मीन पे नील उगाते थे, इसको कहा गया जिरात। एक दूसरा सिस्टम था आसामी बार।
आसामीवार। ये आसामीवार एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किसानों की खेत पर, मतलब किसानों को इतना तुम खेत करो, इसी आसामीवार के अंतर्गत एक 3 कठिया प्रणाली था। इसमें और कुर्तौली भी था, एक इसमें खुश्की भी था, लेकिन मेनली जो है ना देखिए शोषण सब में होता था, लेकिन 3 कठिया ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि इसमें 3 कट्ठे पर 20 कट्ठे में से खेती आपको करना होता था, तो इसलिए जो है काफ़ी मतलब शोषणकारी भी हो गया था। और बाकी क्या हुआ था कि इसी समय लगभग 1900 के आसपास लगभग जो है ना रासायनिक नील का भी खोज हो गया था। तो अब किसानों के लिए भी ये लाभदायक नहीं था और अंग्रेज भी नील की खेती करना नहीं चाहते थे, ठीक ना। तो इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने 1908 में एक वो था पैन खर्चा मतलब ये हो कि अभी तक खेतों में जो सिंचाई होता था उसका पैसा नहीं लगता था किसानों को, लेकिन इसके बाद क्या कर दिया इन्होंने जो ना, कहा कि नहीं, अगर खेतों में अगर किसान पानी अगर सिंचाई करेगा तो उसका भी आपको टैक्स लगेगा। इसको कहा गया पैन टैक्स या पैन खर्चा करेगा। इससे किसान यहाँ और भड़क गए। इसी घटनाक्रम में दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। राजकुमार शुक्ल यहाँ का स्थानीय किसान थे, वो यहाँ आते हैं, ठीक ना। गांधी जी को बोलते हैं कि आप हमारे चलिए और समस्या को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। फिर अगले साल अप्रैल 1917 में गांधी जी कलकत्ता से चले थे यहाँ के लिए, ठीक ना। 1917 में अप्रैल 1917 में गांधी जी कलकत्ता से पटना, फिर पटना से फिर चंपारण यहाँ पे गए थे। इनका सब क्रम याद रखिएगा आने जाने का। बाकी जब गांधी जी यहाँ आए तो 144 धारा लगा दिया गया, ठीक ना। और ये पहला सविनय अवज्ञा था, मतलब कि जो आदेश दिया यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि गांधी जी आप यहाँ जगह मतलब कि जिला छोड़ दो, तो गांधी ने कहा नहीं, ये मेरा देश है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो गांधी का पहला जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यही था, फर्स्ट। पूछ चुका बीपीएससी क्वेश्चन, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा या पहला सिविल डिसओबीडिएंट कौन सा है, आप यही टिक कीजिएगा, कौन सा, चंपारण। क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के आदेश को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बाद में गांधी जी पूरा जांच उच किए तो एक समिति या कमेटी गठन हुआ था। उसके कौन थे प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, एफ जी फ्लाई, जी होगा एफ जी स्लाई। बाकी इसमें गांधी जी भी क्या बने थे, मेंबर बने थे। बाकी जब समिति का रिपोर्ट आया तो 1/4 जो है ना टैक्स जो है ना या तो लौटा दिया गया, या जिसने पैसा दे दिया था उसको भी 1/4 लौटा दिया गया था। बाकी ये तो हो गया चंपारण सत्याग्रह में। इतना अगर फैक्ट अगर आपको याद है तो हो जाएगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें गांधी जी के कई सारे सहयोगी मित्र भी थे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गांधी कौन कौन सहयोगी मित्र थे। इनका नाम था, लिख लीजिए अगर कहीं आपके पास स्पेस है तो एक तो राजकुमार शुक्ल हैं ही, राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रजकिशोर हैं, राधाधरन है, अनुग्रह नारायण सिंह है, रामनवमी सिंह है, मजरूल हक है, ठीक ना, महादेव देसाई हैं, नरसिंह पारेख हैं। ये लोग इनके जो है ना सहयोगी थे। और इनकी जो वाइफ महात्मा गांधी के, ये भी वहाँ पे गई हुई थी। ये भी था, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो कुछ जानने की चीज़ें और है, देखिए 1918 तक मोटा मोटी समझिए कि ये नील की खेती होना बंद हो गया था, ठीक ना। अब गांधी जी जो है यहाँ पे जो है कुछ जहाँ समस्या देख के चाहिए, जो कि फ़न का या साफ सफाई को देख के, यहाँ पे गांधी जी कुछ कर, जैसे कि स्कूल यहाँ कुछ खुलवाए, ठीक ना। फिर जो है ना यहाँ पे अब कस्तूरबा सेवा केंद्र भी उसी समय यहाँ खुला हुआ था। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस और गांधी जी का एक जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग के 5वें भाग में एक 12वां अध्याय है, उनका नाम है नील के दाग। मतलब कि अपने सत्य के प्रयोग में नील के दाग नाम से एक चैप्टर लिखते हैं, जिसमें चंपारण की कहानी को ये अच्छे से वर्णन करते हैं। तो इतना अगर ध्यान रखें तो आपका आराम से इसमें चीज़ें हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना जो 1917 में जो मूवमेंट सफल हुआ मान लीजिए, तब 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के खिलाफ यहाँ के किसानों ने क्या किया था, मूवमेंट किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि 1919 में दरभंगा राज के खिलाफ किसने नेतृत्व किया था किसानों का, स्वामी विद्यानंद। हालांकि इस समय जो दरभंगा राज के जो भी राजा थे उनका कांग्रेस पर काफ़ी प्रभाव था, इसलिए जो है ना इसमें उतना ये सफलता प्राप्त ये मूवमेंट नहीं कर पाई जितना था। एक चीज़ ध्यान नहीं, देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत ये था कि जो भी जमींदार थे, जमींदार का प्रभाव जो है ना कहीं कांग्रेस में भी था। जैसे कि दरभंगा राज के जो कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने कांग्रेस को काफ़ी पैसा दिया था, और इसी दरभंगा राज के राजा का नाम था महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह, ठीक ना। तो ये लोग काफ़ी पैसा दिए थे। और एक महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह थे दरभंगा राज के, इन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद में कांग्रेस के बैठक के लिए ज़मीन खरीद के दिया था। तो यहाँ पे दिक्कत ये था कांग्रेस के लिए कि जमींदार को भी वो साथ नहीं छोड़ सकते थे, दूसरा जमींदार किसान का शोषण करते थे। इसलिए कभी कभी किसान जो कांग्रेस जो है ना जमींदारों के खिलाफ खुलकर नहीं आ पाती थी। ये भी था, आप ध्यान रखिए। ये मेंस का टॉपिक है, मैं मेंस में जिसका डिस्कस किया हूँ।
नेक्स्ट अगर किसान मूवमेंट अगर देखा जाए बिहार में, तो किसान सभा एलबीपीएससी पूछ चुका है। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में जो है ये दो लोग शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में ये राज्य में आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब फिर जो है अगला 1919 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ स्वामी सदानंद के नेतृत्व में, इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं आप। बाकी 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर 1929 में अम्बारी सत्याग्रह होता है, ये राहुल सांकृत्यायन यहाँ इसमें क्या थे, नेता बने थे। फिर बकास्त भूमि मूवमेंट भी इसी के आसपास मुंगेर या और बिहार के अदर जिलों में हुआ था। तो इतना आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो किसान का मूवमेंट का चीज़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अलग से इनके बारे में स्वामी सदानंद सरस्वती के बारे में कुछ जान लीजिए, और फैक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ ध्यान से देखिए। इनका जो जन्म है जहाँ पे जो हुआ है कहाँ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिए, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ है, ठीक ना। 1889 में, मतलब महात्मा गांधी के जन्म के बाद ही इनका जन्म हुआ था 1889 में। इनका जो मृत्यु का समय 1950 में पटना में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 61 साल में। पटना में बिहटा में इन्होंने आश्रम खोला, ये ध्यान रखिए, पटना बिहटा में इन्होंने अपना आश्रम खोला। फिर इनके आश्रम का नाम था सीताराम आश्रम, ये भी पूछा जा सकता है, सीताराम आश्रम इसका इनके आश्रम का नाम था, ठीक। उसके बाद जो है जो किसान जो प्रांतीय सभा का जो 1929 में पहला जो मीटिंग में बताया यहाँ पे, ये हुआ था कहाँ, सोनपुर छपरा में, ठीक ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इनको कई बार जेल भी भेजा गया था, ठीक ना। इनका कुछ पुस्तक या पत्रिका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इनका एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का किसान कैसे लड़ते हैं, इन्हीं का है, किसान क्या करें, मेरा जीवन संघर्ष इनका आत्मकथा भी, एक हुंकार इनका भी जो पटना से छपता था। ये सब इनका कुछ ना पत्र पत्रिकाएँ था, इसमें आप एक देख लीजिएगा। तो ये जो है ना किसान मूवमेंट ओवरऑल हो गया। हाँ, इसी यहाँ जो आपको बताया कि बकास्त जो मूवमेंट था मुंगेरिया के आसपास जो है ना, इसमें कई सारे नेता थे। इसमें से आपका हो गए कायरन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, ये लोग इधर के क्या थे, नेता थे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक और देखें, बकास जो भूमि ये क्या था, जब मंदी हुआ था बिहार में, जब मंदी या जब बेरोजगारी बढ़ गया था, तो जो है ना लगान किसान नहीं दे पाते थे, लगान दे पाते थे, इसलिए ज़मीन जो है ना ज़मींदारों को दे दी थी। बाद में किसानों जब मांग किया तो इसी को कहा गया बकास्त मूवमेंट। ये भी काफ़ी फेमस है बिहार में, कई बार इसको पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो अम्बारी ये सत्याग्रह, ये राहुल सांकृत्यायन का इसमें काफ़ी रोल है, इसको आप देख लेंगे, चीज़ आपका हो जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट मूवमेंट में यहीं तक है। बाकी अब आगे जो है कुछ और, जब 1885 से लेके 1950 जो मूवमेंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। बाकी इसमें मैं कोशिश किया जो भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है वो बन जाए। बाकी एक और भी अगर छूट जाएगा इन द केस, तो उसको और भी छोटे छोटे वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। तो नेक्स्ट 2 वीडियो मेरे ख्याल से होगा, जिसमें कि 1885 से लेके 1947 तक का बिहार का मॉडर्न इतिहास मैं कवर कर दूंगा टू द पॉइंट, जैसे जहाँ आपको दिख रहा है इसी टू द पॉइंट करूँगा। देखिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हो, कंटेंट आपका वही मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसको 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को। बाकी इसका डिटेल जो है नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा 2-3 दिन में, वेट कीजिए। बाकी हाँ, ये भी मैं PDF अभी शेयर कर देता हूँ। बाकी इसको देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।